ओके जी, वेलकम बैक। जी, आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, इट इज वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. These are the contents that we will cover in today's lecture. The first one is we will talk about what is wave function. Then second is broad interpretation of wave function. Then we talk about the probability density, and then we talk about operators, and at last we will discuss that what are eigenfunctions and eigenvalues. So these are all the contents that we will try to cover in today's lecture. First of all, what is wave function? Wave function होता क्या है? वेव फंक्शन, ठीक है, इसका जो नाम है हमें वही बता रहा है कि ये एक फंक्शन है किसका? वेव का। वेव क्या होती है? वेव हमारे पास एक ट्रैवलिंग मोड होता है किसका? लाइट का। इज इट? जैसे लाइट को हम कहते हैं कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अगर हम डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करते हैं तो उसने हमें ये बताया था कि जो लाइट है इसकी तो डिबेट खत्म हो गई थी कि इट कैन एक्ट एज अ वेव एज वेल एज लाइक अ पार्टिकल। ये तो कंफर्म यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी हो गया था कि जो लाइट की नेचर वेवी है। डी ब्रोगली ने हमें एक और कॉन्सेप्ट दे दिया उसके अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो भी बिहेव कर सकते हैं लाइक वेव। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि किसी भी पार्टिकल्स का वेव की तरह बिहेव करना अलग बात है और वेव का प्रोड्यूस करना अलग बात है। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने हमें ये बताया है कि जो एक हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनके साथ वेव्स एसोसिएट होती हैं, दे कैन बिहेव लाइक अ वेव, वो वेव्स प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो इसको हम मजीद क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। जैसे हम कहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करता है लाइक अ वेव, यानी कि उसकी वेवी नेचर है। हमें ये पता है, जैसे बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के गिर्द राउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। ये बोहर ने हमें बताया है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। तब तक जब बोहर की इंटरप्रिटेशन हुई थी मॉडल की तो तब इलेक्ट्रॉन को वेवी नेचर का सर्टिफिकेट नहीं मिला था। डी ब्रोगली ने जब ये बात प्रेजेंट की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करते हैं कैसे? वेव लाइक नेचर में, तो क्या हुआ उससे पता चला कि यहाँ पे ये जो हम बात करते हैं बोहर के पास्टुलेट के इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात क्या है? गलत है। रादर इलेक्ट्रॉन हैविंग द वेवी नेचर, सो they have the three dimension, they can move, they can revolve around the nucleus in 3 dimension। और इस ये जो 3 dimension की जो पॉसिबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन की, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री ने सबसे पहले ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हम ऑर्बिटल्स देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि ऑर्बिट है, इट इज द डेफिनेट पाथ। वो हमारे पास क्या होता है? एक डेफिनेट पाथ होता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ये हमारे पास बोहर का प्रिंसिपल है। ठीक है, बोहर ने एटम का कॉन्सेप्ट निकाला था ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट निकाला था एटम के लिए। क्वांटम केमिस्ट्री ने हमें क्या बताया? उसने हमें ये बताया कि एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक 3 डिमेंशनल स्पेस के अंदर मूव करते हैं, और उस 3 डिमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस
क्लियर होना चाहिए। ऑर्बिट क्या है? जो पर्टिकुलर जो एक सर्कुलर पाथ है, डेफिनेट पाथ है, जो बोहर ने रिप्रेजेंट किया था, वो क्या है? वो ऑर्बिट है। लेकिन जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, क्या उसने ये क्वांटम केमिस्ट्री कहती है ना कि रादर ईच के इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में बिल्कुल 3 डायमेंशनल स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। मैम स्टूडेंट्स को अलाउ तो कर दें। अब हम आ जाते हैं वेव फंक्शन की तरफ कि वेव फंक्शन हमारे पास क्या है। हाउ वी डिफाइन द वेव फंक्शन? A wave function gives the probability of finding the particle at certain location. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी पार्टिकल के पाए जाने के चांस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये उसका वेव फंक्शन है। ठीक है, हाउ वी डिफाइन द वेव फंक्शन? इट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, द चांस ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल एट द सर्टेन लोकेशन। अब किस लोकेशन की क्या बात हो रही है? अगर हम लोग बोहर का ही पोस्टुलेट ज़हन में लाएं, वो कह रहा था कि सर्कल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब वो जो सर्कल ऑर्बिट है उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन किसी एक डेफिनेट पोजीशन पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेजेंट होगा। तो जिस जगह वो प्रेजेंट है उसको उसने क्या नाम दे दिया? उसको वो कहते हैं कि वो उसका वेव फंक्शन है। लेकिन बोहर की जो थ्योरी है वहां पे वेव फंक्शन को हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट दिया था एक ऑर्बिट के लिए। क्वांटम केमिस्ट्री ने जो इंट्रोडक्शन करवाया है ऑर्बिटल्स का, व्हाट आर ऑर्बिटल? दे आर द 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल्स के अंदर, उस 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर, क्योंकि वो 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, उस स्पेस के अंदर पार्टिकल्स की जो एक पर्टिकुलर लोकेशन, जो पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन है कि इस वक्त ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो जो क्वांटम केमिस्ट्री में एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट ये था कि लोग ये कंसीडर करते थे कि अगर एक पार्टिकल है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव नहीं करता, तो शायद वो एक क्लाउड की सूरत में मूव करता है। ठीक है, वो मतलब उसने बिल्कुल न्यूक्लियस को शायद कवर किया होता है। वो हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, कि 3 डायमेंशन में है, तो इसका मतलब है उसने चारों तरफ से न्यूक्लियस को अपने ऊपर कवर किया होता है। बट ओरिजिनली जी स्टूडेंट को अलाउ कर दें। वेब अलाउ कर दे स्टूडेंट्स को, उनका हो नहीं रहा ज्वाइन। ओके, क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग में रखा था ऑटोमेटिकली अलाउड। ठीक है, सो यहाँ पे वो जब उन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री में जब लोगों को ये बताया गया कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल ऑर्बिट के बजाय 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो लोगों ने शायद ये कंसीडर करना शुरू कर दिया कि शायद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो हमारे पास क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कवर कर लेता है क्लाउड की तरह। हालांकि ऐसा नहीं था। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल हम किसे कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो पार्टिकल के पाए जाने की या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो चांस है, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आप ये देखें कि हमारे पास सबसे ऊपर ए एंड बी, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है। किसकी? अ पार्टिकल इज मूव लाइक अ, मतलब मैटर इज पार्टिकल मूव लाइक अ पार्टिकल। ये एक पार्टिकल है, तो ये ट्रेवल कर रहा है, देखें, इन दी फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो वो क्या है? एक डॉट है, वही आगे पीछे जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास सी डी ई एफ जी एच जो हमारे पास डायग्राम जो शो हो रही हैं यहाँ पे, ये हमें क्या बता रही हैं? ये पार्टिकल्स यही वाले हैं जो ए एंड बी में है, लेकिन ये उनका क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि जो एक पार्टिकल है
वो भी अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पार्टिकल ये ब्लैक पॉइंट से एक लाइन तक मूव कर रहा है और फिर आगे पीछे आ रहा है। अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो ये कुछ हमारे पास इस तरह वेव्स की फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब ये जो वेव है ये क्या है, ये हमारे पास दो तरह की वेव, एक ब्लू कलर की वेव है और एक हमारे पास यहाँ पे पिंक कलर की वेव शो हो रही है। जो ब्लू कलर की वेव है ना ये ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनली जहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है ना जो उस वक्त मूव कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है वेव का। जबकि ये जो हमारे पास रेड कलर की जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ना यहाँ पे, ये उसके इमेजिनरी पाथ है कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस अ पार्टिकल एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन 3 dimensions, ठीक है। तो जो 3 dimensions को कवर करने के लिए हमें यहाँ पे जो इमेजिनरी वेव्स हैं उनको भी हमने ड्रा किया कि एक किसी लम्हे में, किसी भी एक लम्हे में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे फर्ज करें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं इन वेव्स की जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो हमारे पास एक वेव होती है ना इसके अंदर ये एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ्ट होता है। तो जहां पे क्रस्ट बनता है वहां पे वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जहां पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा क्रस्ट का, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जहां पे किसी भी जो हमारे पास एक वेव होती है उसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है अगर वो कम होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, कम। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं एक ये वेव ड्रा करती हूँ, ठीक है, और इसको हम लाइन ऑफ सेंटर से देखते हैं, तो जहां पे जो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो ज्यादा होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जहां पे वेव का जो एम्पलीट्यूड जो हमारे पास होता है वो कम होता है, वहां पे हम क्या कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल है, जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, कम। जैसे ये हमारे पास एक अब ये वेव है, आप सी पॉइंट में देखें तो यहाँ पे देखें ये मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन की तो सबसे ज्यादा है। अगर इसका इमेजिनरी पाथ देखें तो ये भी कंसीडर हो सकता है कि जो इसका बिल्कुल इमेजिनरी पाथ है 3 dimension में, मे बी पार्टिकल इज प्रेजेंट हेयर। लेकिन अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड कम होता है वहां पे तो हमें ये बात अंडरस्टूड होती है, इस एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से वहां पे जो किसी भी पार्टिकल्स के पाए जाने के जो चांसेस हैं वो क्या है, वो भी कम है। मैम ऑफिशियल आईडी वो कह रहे हैं नहीं चल रही तो हमें अलाउ कर दें। ओके, ऑफ क्यों उनके अलाउ, मैंने तो सेटिंग्स ओके की हुई हैं, होना तो चाहिए। मैम ज्यादा सारे बच्चे कह रहे हैं ग्रुप में कि हमें अलाउ नहीं कर रही मैम। वो सर में मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हुई है ना, मुझे पता नहीं चला था। चलें, अब अगर कोई बच्चा आया तो ये अलाउ, ठीक है। तो ये बात थी वेव फंक्शन की, हमें वेव फंक्शन की डेफिनेशन का पता चल गया। इसके बाद हम लोगों ने बोहर, मैक्स बोहर जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इनकी जो वेव फंक्शन के बारे में इंटरप्रिटेशन है हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली जो वेव फंक्शन है ना ये हमें डायनामिकली इंफॉर्मेशन देती है एक पार्टिकल की, यानी कि एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी लोकेशन क्या है वो हमें बताती है क्या, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साई के सिंबल से, ठीक है। अब जो वेव फंक्शन है वो रियल भी हो, उसको हम इमेजिन करते हैं, और रियल और इमेजिनरी दोनों कंसीडर करते हैं।
जैसे जो अभी लास्ट एक हमारे पास डायग्राम गुजरी है उसमें हमने ये चीज देखी थी। क्या देखा था कि जो हमारे पास वेव है, एक ब्लू कलर की वेव थी, एक हमारे पास कौन सी वेव थी, हमारे पास एक पिंक कलर की वेव थी, और जो एक वेव फंक्शन वहां पे जो प्रोबेबिलिटी चांस थे वो रियल थे, और जो दूसरे थे वो क्या थे, हमारे पास इमेजिनरी थी। ठीक है, ये जो इस डायग्राम में भी शो हो रहा है। तो वेव फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है, हाउ यू रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन, सो इट इज डिनोटेड बाय साई। ठीक है, ये जो आपको साई का सिंबल नजर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन को। नाउ देयर इज, अकॉर्डिंग टू बोहर, देयर इज नो मीनिंग ऑफ साई। अगर तो साई अकेला लिखा हुआ है तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। वो जो पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड है उसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो कब होगी, जब हम उस साई का स्क्वायर लेंगे। अगर आपको एक वेव फंक्शन दिया गया और खाली साई लिखा हुआ है तो उससे आपको कोई प्रोबेबिलिटी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो सिर्फ एक सिंबल है कि वेव फंक्शन को साई से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वाकई ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि इस वक्त कहाँ पे पाया जा रहा है, कि मतलब कितनी चांसेस हैं कि किधर इस वक्त हमारा जो पार्टिकल है उसकी लोकेशन क्या है, उसके कहाँ पे पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। और वो किससे रिप्रेजेंट होती है, वो हमारे पास साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है। And the square of the wave function at a point is proportional to the probability of finding the particle at a point। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है वेव फंक्शन का, बेसिकली यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। जितना जो साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, हमारे पास उतनी ही प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके होने के जो चांसेस हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वेव फंक्शन है वो जनरल कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आगे हम इसकी डिफरेंशिएशन वगैरह करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा उसका कम्प्लेक्स रिलेशन बनता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो साई स्क्वायर है, वेव फंक्शन है, ये ऑलवेज रियल होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव। जब हमने जो इसकी रिप्रेजेंटेशन की थी, साई की बात की थी, वो हमने कहा था कि जो वेव फंक्शन है वो क्या है, उसकी अगर रिप्रेजेंटेशन है तो कैन बी रियल एंड इमेजिनरी। लेकिन अगर आप उसकी सिग्निफिकेंस बात करेंगे ना, साई स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो क्या होगा, वो हमेशा रियल ही होगी। हम ये इमेजिन करते हैं कि इसका एक इमेजिनरी पाथ भी है जो भी इसको उसके रिवर्स है, वो हमने इमेजिन किया है कि यहाँ पे भी हो सकता है अगर इसकी डायमेंशन चेंज करें। बट एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वेव की, वो ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, वही जो वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ्ट बनते हैं वहां पे। जहां पे क्रस्ट बनेगा वहां पे वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो वहां पे जो साई स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वहां पे पार्टिकल की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये हमेशा रियल होती है और नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये जीरो हो जाए, कहीं ना कहीं तो पार्टिकल पाया जाता है ना। अगर हमने कहा है कि एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आइदर इट इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल्स, that is the 3-dimension space around the nucleus, but it is exists somewhere। so अगर वो कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली आएगी, वो कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, इट इज द साई स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स टेल अस अबाउट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इसको मजीद समझाने या अंडरस्टैंड करने के लिए हो तो आप ये देखें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। हमारा घर होता है, ठीक है, आप उसको एक स्पेस कंसीडर कर ले। अब हम अगर घर के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस वक्त घर के अंदर क्या होगी,
मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर प्रेजेंट हो, वहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की वो क्या होगी, वहां पे मैक्सिमम होगी। अगर आप उसको, हम अपने आप को कंपेयर किसी अल्टरनेट कमरे से करते हैं जहां हम मौजूद नहीं है, वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, हमारे फाइंडिंग ऑफ चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अगर हम विद रेफरेंस टू घर देखें कि हम कह रहे हैं कि घर के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो 100% है। हम घर के अंदर किसी ना किसी कमरे के अंदर मौजूद है, इसको हम कह देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, कि जो हमारे पास टोटल एरिया है, टोटल स्पेस है, वहां पर पाए जाने के जो इम्कान है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोगों ने घर की बात की है तो पूरा घर का जो एरिया है उसके अंदर हम मौजूद है, तो वहां पे अगर हम मौजूद है तो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि 100% होगी। ये तो बात थी घर की। अब अगर घर के अंदर डिफरेंट रूम्स होते हैं, डिफरेंट कमरे होते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो अब अगर आपको ये कंसीडर किया जाए कि इस वक्त इस घर के अंदर आप कहाँ प्रेजेंट हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पे आएगी, उस पर्टिकुलर रूम के अंदर आएगी। हाल तो घर में और भी रूम होते हैं, ठीक है, लेकिन जहां हम एक करंट पॉइंट पे एक किसी लम्हे, किसी एक टाइम में जो हमारी लोकेशन है किसी कमरे में, उसको ही हम कहेंगे कि यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो फाइंडिंग है वो क्या है, मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हमने फर्दर एक्सप्लेन किया है एक ग्राफ की मदद से। ये ग्राफ देखें, ये जो हमारे पास है ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, और एक्स वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया है वेव फंक्शन। ठीक है, अब आप देखें कि जैसे जैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से अवे मूव कर रहा था, तो क्या हुआ था कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी की वो हमारे पास मैक्सिमम आ गई, और एक पॉइंट के बाद अल्टरनेटिवली वो डिक्रीज होगी। और अगर वो इसको मजीद डिक्रीज करते तो क्या होता कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नॉकआउट हो जाता, वो न्यूक्लियस की रेंज में ही ना रहता। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला, हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 टू अप टू 11.5 तक ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको कहूं कि इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी वो कहाँ थी, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि जो 6 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका पीक पॉइंट है, यहाँ से जो इसकी पर्टिकुलर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे जहाँ पे कम है, आपको मैंने पहले बताया था ना कि जो ट्रफ्ट होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो फाइंडिंग है, वो क्या होगी, मैक्सिमम। अब ये भी जो कर्व है, ये एक तरह आप इसको वेव ही कंसीडर कर लें, ये उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, इसका डिस्टेंस कम है, यहाँ पे जो साइज के वेव फंक्शन की वैल्यू है वो कम है, अप टू अ लिमिट इंक्रीज है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे किसी एक लम्हे के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस है ना वो ज्यादा थे। तो किसी भी एक स्पेस में, एक जगह पे जहां एक लम्हे के लिए इलेक्ट्रॉन के या पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये उसका वेव फंक्शन है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे हम लोगों मतलब हम कह रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है जिस स्पेस में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, वो पूरा एरिया, वो पूरा इलाका या उसका पूरा वॉल्यूम। जैसे हम घर वाली एग्जांपल को माइंड में ले आए कि जो पूरा घर है वो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा वेव फंक्शन है, जबकि पूरे घर से अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी ग्राफ को आगे ये उसकी एक्सप्लेनेशन ही लिखी हुई है कि स्कीमेटिक ग्राफ में हम लोगों ने वेव फंक्शन और न्यूक्लियस के डिस्टेंस के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ किया, जिसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लाइकली फाउंड था वो 5 to 7 के दरमियान में था,
और जैसे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 11.5 यूनिट अवे गया तो बिल्कुल वहां से वो डिमेनिश हो गया। मतलब कि अगर उसको मजीद इलेक्ट्रॉन को वहां से आगे न्यूक्लियस का डिस्टेंस हम इंक्रीज करते तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अब होल्ड खत्म हो गया है, वो किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया है। ठीक है, तो वहां पे फिर उसकी कोई और मतलब हमें वेव फंक्शन लगाना पड़ेगा या वहां पे उसकी कोई और प्रोबेबिलिटी होगी। So there is a 100% probability if the electron is somewhere, in other word probability is 1। अब हम अगर किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 100% हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एटम के गिर्द ऑर्बिटल जो 3 डायमेंशनल स्पेस है वो ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने डेफिनेटली उन ऑर्बिटल्स के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना है, ये बात कंफर्म है। इसका मतलब है कि 100% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इन ऑर्बिटल्स के अंदर किसी ना किसी डिमेंशन के अंदर मौजूद है, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी एंड इट विल इक्वल टू 1। ये जो कुछ आगे बोर्न इंटरप्रिटेशन के पास्टुलेट हैं, ठीक है, ये इसने वेव फंक्शन के बारे में बताए थे। जब इसने ये पास्टुलेट प्रेजेंट किए थे उस वक्त क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एप्लीकेबल नहीं माना था, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात देखी गई थी कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डिस्कवरी हुई थी, श्रोडिंगर ही पहले इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही जब फर्दर इक्वेशंस को ड्राइव की तो अल्टरनेटिवली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो बॉर्न ने वेव फंक्शन के बारे में इंटरप्रिटेशन की थी वो क्या थी, वो तमाम की तमाम ठीक थी। ठीक है, सो हम इसके पास्टुलेट देखते हैं। सबसे पहला जो उसका पास्टुलेट है वो ये कहता है कि जो वेव फंक्शन मस्ट नॉट बी इनफिनिट एनीवेयर। ठीक है, इट मस्ट बी फिनिट एवरीवेयर, कि जो वेव फंक्शन है इसकी कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू इनफिनिट हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली प्रेजेंट होता ही है। फिर वो ये कहता है कि जो वेव फंक्शन है इस मस्ट बी सिंगल वैल्यू, यानी उसकी कोई एक ही वैल्यू है। इट कैन ओनली हैव वन वैल्यू एट ईच पॉइंट इन द स्पेस। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो एक आपके एक लोकेशन दी गई है कि इस वक्त आपके जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं, एक स्पेस में एक पॉइंट पे एक सिंगल वैल्यू ही वेव फंक्शन की होनी चाहिए। ये भी बॉर्न ने इंटरप्रेट इसकी की थी कि पहले बात कि वेव फंक्शन की वैल्यू फिनिट होनी चाहिए, कोई ना कोई होनी चाहिए और सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा था कि इफ यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वेव फंक्शन, अगर आपने डेरिवेटिव्स लिए हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम डेरिवेटिव लेते क्यों हैं। डेरिवेटिव हम किसी भी फंक्शन का ले सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, कोई भी जो वेरिएबल टर्म होती है ना, कोई भी चीज जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसके अंदर वेरिएशन आ सकती है उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब जो डेरिवेटिव्स हम लोग लेते हैं बेसिकली ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग वो जो चेंजेस आ रही हैं वेरिएबल्स की विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनको मेजर कर सके। ठीक है, अब आपने अगर वेव फंक्शन है इसका आप लोग डेरिवेटिव लेते हो तो क्या होगा, क्योंकि वेव फंक्शन एक वेरिएबल है। ठीक है, अब वेव फंक्शन की भी डेरिवेटिव हम लें अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपका जो वेव फंक्शन है उसके अंदर क्या चेंज आएगी, ये हम उसको कहते हैं। उसका अगर हमने पहली दफा डेरिवेटिव लिया है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव क्यों लिया जाता है, अगर हमें ये पता करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जो चेंज आई है वो कितनी आई है। सबसे पहले एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कितनी चेंज आई है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्लाई करने से क्या चेंजेस आई हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं।
ठीक है। तो बोर्न ने क्या कहा है, बोर्न ने कहा था कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है, और इट इज मस्ट बी यूजफुल इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो वेव फंक्शन है इनको ही आगे फर्दर यूज किया गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने वेव फंक्शन को बोहर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है, यूजफुल होना है, तो वो कब यूजफुल होगी, अगर आप उसका जो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि चेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो हर जगह, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का क्यों लेना है, कब लेना है आपने, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, उसके अंदर कोई मतलब कि कंटिन्यू है, उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं पाई जाती, एंड इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज कंटिन्यू। अगर आपने पहला डेरिवेटिव वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है और ये वेव आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो क्या होगा, आपको वेव फंक्शन के अंदर जो चेंजेस आए हैं कि वक्त गुजरने के साथ क्या चेंजेस आई हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कर रहे हो। देन आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव क्यों लिया है, इसलिए आपको ये पता चले कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो चेंजेस आई हैं उससे फर्दर कितनी चेंजेस आई हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया है। और बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो जो उसकी वैल्यू है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए हर जगह, ठीक है। तो ये उसके 4 पोस्टुलेट थे, लेकिन उसकी ये रिस्ट्रिक्शन थी, उसने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर अगर आप वेव फंक्शन यूज कर रहे हो, उनके डेरिवेटिव यूज कर रहे हो, तो आप वो कंटिन्यू होने चाहिए, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, सिंगल वैल्यू वेव फंक्शन की होनी चाहिए, और वेव वैल्यू फिनिट होनी चाहिए हर जगह। तो ये उसके पोस्टुलेट थे और ये उसकी रिस्ट्रिक्शन थी, इस वजह से साइंटिस्ट जो थे वो उसको उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये आप जो बातें बता रहे हो ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये रियलाइज किया था कि नहीं, जो बातें बॉर्न ने इंटरप्रेट की हैं वेव फंक्शन के बारे में वो तमाम की तमाम दुरुस्त हैं, और फिर बाद में इसी वेव फंक्शन को, इसी पोस्टुलेट को बेस रख के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी ड्राइव की गई थी, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हमें बताती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन ही है, जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, एनर्जी को एंड मैस इनटू वेलोसिटी, यानी कि उसका जो वेवलेंथ इनटू मैस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और जो उसकी वेवलेंथ वगैरह का जो आपस में रिलेशन है, ये डिस्क्राइब इसको करता है कौन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, उन्हीं के नाम पे इसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Now we next talk about that what are the types of wave function। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स हैं वेव फंक्शन की, एक हमारे पास है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन और दूसरी हमारे पास है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। अब देखें इसका नाम ही है नॉर्मलाइज्ड, सो वी आर यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होता है इसको हम इतना यूज नहीं करते, बट वी हैव टू नो व्हाट इज दैट। If the integral of the product of two wave function is 0, it is called orthogonal wave function। सबसे पहली बात आपको बताई गई थी कि जो खाली एक साई का सिंबल होगा ना, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, ठीक है। मीनिंगफुल कब होगा, जब साई का स्केयर लिया जाएगा। अब आप ये देखें, ये एक साई है, ये 2 साई है, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, साई स्केयर, इज इट। सो जब ये साइज स्केयर हो गया तो ये जो वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस आ गई। अब इसका जो अकॉर्डिंग के अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं किसकी, वेव फंक्शन के स्क्वायर की, तो क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ 2 वेव फंक्शन, या इसको हम वेव फंक्शन का स्क्वायर भी कह सकते हैं, उसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या होता है, वो आ जाता है हमारे पास 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया,
हमें तो बॉन्ड ने कहा था इट विल नॉट बी मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, इसकी कोई फिनिट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की वैल्यू थी कि अगर आपके पास दो वेव का जो प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन लेने के बाद जीरो आएगा तो उस वक्त जो वेव होगी इमेजिनरी उसको हम कहेंगे ये वेव फंक्शन है। इट इज नॉन डीजेनरेटेड, ठीक है। नॉन डीजेनरेटेड का क्या मतलब है कि वहां पे जो वेव्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। डीजेनरेसी किसे कहते हैं? डीजेनरेसी कहते हैं दैट इज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बात है डीजेनरेटेड की। तो डीजेनरेटेड का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है, जो वेव्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उनकी जो एनर्जी वो सेम नहीं है और इसकी भी जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू ही सोल्यूशन है बट इट विल इक्वल टू जीरो। तो ये था हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। बिल्कुल इसी तरह हम बात करेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन आर द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन बिटवीन लिमिट। अगर हमने उसकी इंटीग्रेशन की है और उसका जवाब 1 आया है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है बट ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वेव फंक्शन की इंटीग्रेशन का वो जीरो होता है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो ये आपने इनके जो फार्मूले हैं ये बात याद रखनी है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में जो प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन है वो 1 के इक्वल होता है, जबकि ऑर्थोगोनल के अंदर वो क्या होता है? वो जीरो। Now let's consider the 1D system, one dimensional system. Then the probability of finding of electron between A and B at time t. अब ये उसने कहा है कि एक वन डायमेंशनल सिस्टम है और आप उसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की लिखें तो आप कैसे लिख सकेंगे? ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे? आप इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, ठीक है। लिमिट क्या बताई गई है? A क्या इंटू बी, ओके। ये लिमिट है और ये किसके इक्वल है? उसने कहा है प्रोबेबिलिटी लिखनी है, सो वी कैन राइट हेयर प्रोबेबिलिटी का आप स्क्वायर भी, इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी के साथ क्या लिखेंगे? टी एंड इट विल इक्वल टू 1, ठीक है। वन डायमेंशनल सिस्टम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन लिमिट ए एंड बी लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं इंटीग्रेशन में। इसको हमने लिमिट ऐसे लिखी तो जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो साइज स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 1 के, ओके। सो सिंस द पार्टिकल शुड बी समवेयर। इस 1 का क्या मतलब है? इस 1 का मतलब है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो अगर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है देन इट इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो इसका क्या मतलब है? कि कहीं पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, ये कोई इमेजिनरी पाथ की बात हो रही है। इसलिए ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन जो होते हैं ये नॉर्मलाइज्ड नहीं होते। जो नॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मलाइज का मतलब है जो नॉर्मली ट्रेंड है, वहां पे आपकी जो वैल्यू है जो वेव फंक्शन के स्क्वायर की आफ्टर इंटीग्रेशन वो 1 आएगी। और ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन शुड बी समवेयर, कहीं ना कहीं उसको मौजूद होना चाहिए, तब ही ये वैल्यू 1 आई है। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है इसको हम जनरली आज पढ़ लेते हैं और फिर कुछ हम जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आगे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो आपको तब भी समझ आएंगे जब आप इसकी बेसिक्स देख लेंगे। तो इसको जरा आप लोगों ने ध्यान से समझना है। सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या है? Operator is an mathematical instruction which act on a function and changes it in on an other function or the same way function multiplied by some constant real or complex। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो एक बात ये समझ आई कि ऑपरेटर कोई मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथमेटिकल, मैं आपको कहती हूँ हमारे पास आप मुझे 2 + 2 ऐड करो,
तो हमारे पास जो प्लस है, हमारे पास माइनस है, हमारे पास मल्टीप्लाई है, हमारे पास डिवाइड है, ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं या ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनको जब हम अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पे, फंक्शन क्या है? कोई भी वेरिएबल, ठीक है। जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं कहती हूँ 1 है, 2 है, तो ये क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। इनके ऊपर जब हमने ये अप्लाई किया, मैंने आपसे कहा कि 1 और 2 के ऊपर आप एक ऑपरेटर अप्लाई करो प्लस का, तो आप क्या किया? 1 और 2 के ऊपर आपने जब ऑपरेटर प्लस किया, अप्लाई किया, 1 + 2, तो क्या मेरे पास आ गया? 3 आ गया, ठीक है। मेरे पास एक और फंक्शन आ गया। डेफिनेशन भी तो यही कह रही है ना, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। यहाँ पे करंट सिचुएशन में हमने सिंपली, मोस्ट सिंपली हमने क्या कहा? हमारे पास प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, ठीक है। और ये ऑपरेटर्स जो से हैं, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। फंक्शन क्या होता है? कोई भी वेरिएबल। ये मैंने एग्जांपल में लिखी है कि मेरे पास फंक्शन क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको मैंने क्या कहा है कि ये मेरे पास फंक्शन है। इसके ऊपर आपको कहा गया है कि आप एक ऑपरेटर अप्लाई करो प्लस का। हमने अप्लाई किया, हमें पता है 1 + 2 = 3। अब ये जो 3 आंसर आया ना, ये हमारे पास एन अदर फंक्शन है। जो हमें कैसे पता चला है, जो हमने कैसे फाइंड आउट किया है? व्हेन वी अप्लाई द ऑपरेटर ऑन फंक्शन। इस डायग्राम में ये जो इक्वेशन है, आप देखें कि हमारे पास ऑपरेटर है। ऑपरेटर कोई भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हो सकती है, इसके अलावा लॉग हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को समझाने के लिए दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल। प्लस माइनस है, ऑपरेटर है, इनको जब हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो इनको आंसर आएगा, उसको हम क्या, एक अदर फंक्शन होगा। और इस एन अदर फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑरपिनेंड, ऑरपीरेंड, ठीक है। ये हमारे पास ऑरपिनेंड, यानी कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल इधर सॉल्व कराई है, इसके अंदर जो 3 है वो हमारे पास क्या है? ऑरपिनेंड है। यहाँ पे जो एक बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ऑपरेटर अगर अकेला लिखा गया है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया है, इनकी कोई वर्थ ही नहीं है। इनकी वर्थ कब होगी? जब इनके ऊपर कोई, इनके पास कोई फंक्शन आएगा, जब इनके पास कोई वेरिएबल आएगा, फिर ये अपनी जो सी क्वालिटी है या जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो शो करेंगे। अगर मैं आपको वैसे ही कह दूं कि ये प्लस है, ये ऑपरेटर है, भाई ऑपरेटर है तो हम क्या करें? हमारे लिए तो ये किसी काम का नहीं है अगर ये अकेला लिखा गया है। लेकिन अगर मैंने इसको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने 100 + 100 लिखा है, देन इट विल बी यूजफुल, वी गॉट 200। अगर ये माइनस है, 100 - 100 0, तो हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा। कब? जब हम एक ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाएंगे। अकेले ऑपरेटर्स की जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। ये तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल थी। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसको, जो हमारे पास एक जो डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है। सबसे पहले कि हम जो किसी चीज का डिफरेंशिएशन लेते हैं वो लेते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि आप x है मेरे पास, ठीक है, और इसका क्यूब है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाएं। अब यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3x²। समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये आंसर आया कैसे है। तो देखें, x³ है, इसकी हमने करनी है डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन हमने लिखा d/dx, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमने किसकी करनी है? x³ की, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 3x² कैसे आया है? देखें, जो पावर होती है ना आपके एक फंक्शन की, उसको आपने ले आना है कोफिशिएंट पे 3, ठीक है, x वैसे ही रहेगा। अब ये स्क्वायर, जितनी पावर ऊपर मेंशन होती है ना, उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है 1 को,
तो 3 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के। दिस इज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, ठीक है, पावर रूल इसे कहते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि मुझे एक्स स्क्वायर का जोन सा है जो डेरिवेटिव लेके दिखाओ, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। अब x के ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ये 2 था, मैंने आपको कहा इसको आपने कोफिशिएंट पे लाना है, और जो पावर है, पावर कैसे लिखेंगे? इसमें से -1 कर देना है, तो 2 - 1 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इज इट। इसी तरह अगर आपको कहा गया है कि y, हमारे पास y है और मैंने कहा है कि y 5 है, इसका मुझे आप डेरिवेटिव लेकर दें, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे d/dy और ब्रैकेट में y 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे 5y 4, ठीक है। क्लियर हो रही है? एग्जाम्पल समझ आ रही है? यस मैम। मैम ऑपरेटर सारे करने हैं? नहीं, आज आप क्यों परेशान हो गए हैं? अभी ये समझ लें, करने तो है ही है बेटा, पैसे तो नहीं हो सकता कि ना करें। इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछ लिया था कि अगर किसी को कुछ डेरिवेशन की कोई नहीं समझ आती तो हम उसको देख लें। देखिए अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया ये इस एग्जाम्पल से। तो ये हम लोगों ने ये जो लिया है ना, ये इनका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। ये जैसे ये है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, बिल्कुल सेम रूल है। हम क्या करेंगे? बस डी स्क्वायर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वो सेकंड डेरिवेटिव है। इसी तरह dxv² ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आया था? 3x²। तो 3x² को कैसे लिखेंगे? जो पावर है उसने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 2 आर 6 x, वही बात है कि 2 में से 1 माइनस करें तो वो क्या आ जाएगा? 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6x आ जाएगा। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे कोटेड हुई है, ये डिफरेंशिएशन हुई है, मतलब हम लोगों ने 3x² का डेरिवेटिव लिया है, और ये जो 3x³ का डेरिवेटिव है, ये पहला डेरिवेटिव है। अगर मैंने आपसे कहा कि इसका दूसरा डेरिवेटिव लें, तो आपने बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करना है। बस फर्क क्या होगा? जो पावर है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करना है। तो अगर मैं आपको इसी इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव कहूं, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। इसी तरह ये 5y4 है, हमने y की जो पावर 5 है, इसका जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो 5y4 है। अब अगर मैंने इसको फर्दर सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा? 4 5 और 20y3, ये इसका क्या आ गया है? ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। और सेकंड डेरिवेटिव को हम d² डिवाइडेड बाय d जो होता है हमारा रिस्पेक्टिव x है तो x, y है तो y का स्क्वायर। इसी तरह अगर ये देखें 2x है, अगर 2x का मैं आपको कहूं कि मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेके दो, तो क्या होगा? यहाँ पे 1 है, 1 2 इज 2, ठीक है। क्या होगा इसका? यहाँ पे 1 है, 1 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू ऐसा अच्छी आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है मेरे ख्याल से। 2 1 इसका, ये हमने किसका लिया है? 2 - 1 इन देयर इज 1, और यहाँ पे चला गया, तो ये मेरे पास आया 2x, ठीक है। जब मैंने 2x का फर्दर आगे डेरिवेशन ली है, मैम ये 2 आ जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। नहीं, ये मैंने कौन सी एग्जांपल इसको किया है? ये मेरे पास एग्जांपल है x³ ऐसे ही है ना। इसका जो पहला डेरिवेटिव है वो मेरे पास आया है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैसे ही आ जाएगा। अब x की पावर 1 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा? x0 x 0 हो जाएगा ना, 1 - 1 x 0, तो x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो वो 2 × 1 2 आ जाएगा अकेला। अकेला 2 आ जाएगा।
नहीं नहीं, ये कुछ यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसे तो नहीं होता। इसका 2x का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, वो हमारे पास x आता है। जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, वो मेरे पास आता है 2x। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, 2x नहीं, सॉरी 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि x खत्म हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, जैसे जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, देखें पहले x क्यूब था, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद वो x स्क्वायर हो गया, सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद वो x रह गया। अब अगर हम इसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा, ये भी x से खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, अल्टरनेटिवली डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो एक डेरिवेटिव्स लेने का जो मेथड है, जो रूल है, वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी आपकी पावर है, ठीक है, जो भी पावर है उसको आपने कोफिशिएंट पे ले आना है, और पावर में से 1 को माइनस कर देना है फॉर द सिंपल फॉर योर सिंपल फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसके अलावा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमने देखा है हमारे पास होते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा भी होता है। हमारा कंसर्न सिर्फ साइन और कॉस के साथ है। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि आप साइन थीटा का क्या है डेरिवेटिव लें, तो ये अंडरस्टूड बात है कि अगर आप इसका डी ओवर डी थीटा लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस कॉस थीटा। ये अंडरस्टूड बात है। जब भी आपको कहा जाए कि साइन थीटा का डेरिवेटिव लें, ठीक है, यानी कि डी ओवर डी थीटा निकालें साइन थीटा का, तो आपके पास इसकी क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी कॉस थीटा। और अगर आपको कॉस थीटा का कहा जाए तो आपके पास इसकी क्या डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। अब आप ये देखो कि ये हमने इसका पहला डेरिवेटिव लिया साइन थीटा का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉस थीटा की। अब अगर मैं साइन थीटा का सेकंड डेरिवेटिव लूं तो क्या होगा, कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। पहला डेरिवेटिव लिया ना साइन थीटा का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉस थीटा की। ठीक है, अब हमने किसको डील करना है, कॉस थीटा को। कॉस थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव ही साइन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, और कॉस थीटा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो वो हमारा साइन थीटा का सेकंड डेरिवेटिव है। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास माइनस साइन थीटा आ गया है, यानी कि जो हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स की डायमेंशंस है, ठीक है, वो सेम है, बस जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर वो पॉजिटिव वैल्यू थी तो अब वो नेगेटिव हो गई है। तो ये कुछ रूल्स थे डेरिवेटिव लेने के, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आपको कुछ पूछा जाए कि इसका डेरिवेट क्या है, कोई एमसीक्यूज में कुछ पूछ लिया जाता है कि हम आपका जो आप देखें, आप बताएं कि x4 का डेरिवेटिव क्या है, तो आप उसको फटाफट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। x4 है तो आप क्या करेंगे, 4 को कोफिशिएंट बनाएंगे, x वैसे ही लिखेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो आंसर क्या होगा 4x3। तो ये जो की पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज इसी तरह के पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये रूल बताया ताकि आप इससे क्लियर हो जाए। अब ये एग्जांपल आप देखें, डी ओवर डी एक्स हमने लिखा था और एक्स क्यूब। अब ये जो डी ओवर डी एक्स है, यानी कि जो हमने डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास ऑपरेटर है, और एक्स क्यूब हमारे पास क्या था, फंक्शन था। जब हम लोगों ने एक ऑपरेटर को एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है तो हमें एक अलग फंक्शन मिल गया है। यही डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है ऑपरेटर्स की। ठीक है, सो ये नीचे भी इसको क्लैरिफाई करके लिखा है कि डी ओवर डी एक्स इज एन ऑपरेटर, एक्स क्यूब इज द फंक्शन एंड 3x स्क्वायर इज द ऑर्डिनेट। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जो यूजली डायनेमिकल जो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं एक पार्टिकल के लिए, वो क्या होती है, उसकी पोजीशन, कि वो इस वक्त किधर है, उसका मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी जो प्रोडक्ट होता है, उसकी एनर्जी।
तो ये जो तीन तरह के यूजली हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ये डायनामिक वेरिएबल हैं जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, और इन तीनों की ही जो हमारे जो चेंजेस है, यानी कि इनका अगर हम वेव फंक्शन का को डिफरेंशिएट करेंगे ना, उनके डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, with respect to momentum or with respect to the energy of particle। जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है हमारे पास, वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, लैप्लासियन ऑपरेटर है एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये जो दोनों ऑपरेटर है ना, लैप्लासियन और हैमिल्टोनियन, ये बेसिकली लीनियर ऑपरेटर को ही डील करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो तमाम के तमाम लीनियर ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। तो लैप्लासियन ऑपरेटर और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो आगे से मतलब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो फॉल करते हैं लीनियर ऑपरेटर में। ये जो दोनों ऑपरेटर हैं लैप्लासियन एंड हैमिल्टोनियन, इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन में भी यूज होते हैं। और ये जो दोनों ऑपरेटर हैं इनको हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ही हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो हमने ये देख लेना है कि लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। ये भी बहुत सिंपल सी ऑपरेटर है, इसकी डेफिनेशन जी जी जी। मैम अगर अंडर रूट में वैल्यू हो फिर उसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? अंडर रूट में वैल्यू हो किसकी, फंक्शन की। यस मैम। सिंपल आप उसे खत्म कर दे 1/2 कर दे और उसके लिए आप उसके डेरिवेशन ले लें। हाँ बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कह रहे हैं? आदिल भाई उसका ऐसे होगा, 1/2 ले, वो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे यानी कि -1/2 आ जाएगा। ये डेरिवेशन के रूल्स हैं वो पे कर। ये देखो ये हमने लिया है 25 का अंडर रूट, ठीक है। जी मैम 25 का अगर लेते हैं मैम, इसका तो सिंपल ही है ना, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। नहीं ये मेरे पास ऐसे भी तो बन जाता है ना 10, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सही है। अच्छा अगर ये आप कैसे कह रहे हैं, कोई अब मुझे एग्जांपल जरा कोड करवाएं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैम एग्जाम्पल तो कोई नहीं, वैसे अंडर रूट का पूछा है। 1/2 आएगा तो पावर शुरू में 1/2 आ जाएगी, तो फिर माइनस कैसे करेंगे उसमें से, पावर में से? आदिल भाई 7 वेरिएबल होगा, मींस कि अगर आप कहते हैं ना x की पावर 1 x अंडर रूट में आ जाता है तो x की पावर 1/2 कर लेंगे पावर स्टार्ट में आके, यानी 1/2 x ऊपर पावर उसकी -1/2 बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास x है, ये मेरे पास अंडर रूट है, ऐसे ही है। अब अगर हमने इसको खत्म किया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने फर्दर इसका मैं डेरिवेशन कह रहा हूँ की जो वो मुझे समझ आ गई है। आप ये देखें कि इसको मैंने कर दिया 1/2 x, यानी कि वो शुरू में आ गया है, और 1/2 में से अगर हम कह रहे हैं कि हम उसमें से 1 माइनस करना है, 1, ये माउस भी नहीं चल रहा, ये इसका बिल्कुल आगे जैसे एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से हमारे पास आएगा -1/2 -1/2। हाँ जी बिल्कुल सही है। ओहो क्यों नहीं चल रहा माउस, ठीक है। तो इतनी ये जो कॉम्प्लेक्स वैसे डेरिवेशन है ना अंडर रूट वाली, ये यूज नहीं हो रही। अब इसको क्यों नहीं हो रही, ये मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। मैंने आपको बात की ही है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तमाम ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर यूज होते हैं। पहले हम लीनियर ऑपरेटर देखते हैं वो होते क्या है, फिर आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर, अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है a एंड इज सेड टू बी लीनियर, हम उसे लीनियर कब कहेंगे, इफ द टू फंक्शन f एंड g, अगर वो हमारे पास दो फंक्शन है और आपस में ऐड हो रहे हैं। ये एग्जांपल देखें, a है हमारे पास ऑपरेटर और हमारे पास दो फंक्शन है f
एंड जी। तो क्या हो गया, पहले ऑपरेटर ने एफ के ऊपर अप्लाई किया, ए एफ हो गया, और फिर वो जो ऑपरेटर है वो किस पे अप्लाई हुआ है, जी पे। तो ए एफ प्लस ए जी, इसका क्या मतलब हुआ, लीनियर ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है कि लीनियर ऑपरेटर अगर आप किसी दो फंक्शन के सम के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो आपको सेम रिजल्ट देते हैं। कैसे, अगर आप वही ऑपरेटर इंडिविजुअली या सेपरेटली भी किसी फंक्शन पे यूज करो। ठीक है, अब ये देखो, ये ए एफ है, इसके ऊपर ये सेपरेटली ऑपरेटर यूज हुआ है। इसी तरह ए जी जो सा ये एक सेपरेट हो गया। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो देखें ये बिल्कुल कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, सेपरेट फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ है, सेम। सो दिस इज द लीनियर ऑपरेटर। और जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं ना, ये हमेशा कब आएंगे, ये कब ऑपरेट करते हैं, व्हेन वी टेकिंग द स्क्वायर। अगर हम लोगों ने अंडर रूट लिया ऑपरेटर में, ठीक है, कोई अंडर रूट है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट है, लॉग है, तो वहां पे वो हमारे पास क्या आएगा, नॉन लीनियर ऑपरेटर आएगा। मैंने ये बात पहले आपको बताई है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात ही लीनियर ऑपरेटर की करेंगे। यहाँ पे किसी किस्म के नॉन लीनियर ऑपरेटर, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी फंक्शन की आपको अंडर रूट लेनी पड़ रही है या किसी फंक्शन का आपको लॉग लेना पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे, हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑपरेटर बनेगा वो लीनियर ऑपरेटर बनेगा। इसलिए ये जो इस तरह की जो अगर आपको कोई डेरिवेटिव पूछे जाते हैं तो क्वांटम केमिस्ट्री में इस तरह अंडर रूट या उस तरह की कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो इसका सोल्यूशन है ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लीनियर ऑपरेटर की ही बात करते हैं। और एक लीनियर ऑपरेटर क्या होता है कि एक लीनियर ऑपरेटर अगर किसी दो फंक्शंस के सम पे आप अप्लाई करो तो वो सेम रिजल्ट दें। कौन सा रिजल्ट, ऐसे कि जो सम है टू रिजल्ट ऑब्टेन बाय कैरिंग द सेम फंक्शन ऑन टू फंक्शन सेपरेटली, कि दो फंक्शन पे सेपरेटली अगर सेम ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट, और एक ऑपरेटर किसी दो फंक्शन के सम पे अगर हम अप्लाई करें तो जो दोनों रिजल्ट हैं वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। जिसकी एक एग्जांपल है, ये तो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल थी। अगर आपने ये इसको लीनियर ऑपरेटर को इन टर्म ऑफ लिखा है डेरिवेटिव में, सो डी ओवर डी एक्स हमारे पास एक डेरिवेटिव ऑपरेटर है, इसको हमने अप्लाई किया है u प्लस वी। u प्लस वी क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है जो आपस में ऐड हो रहे हैं। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ, एक दफा d ओवर डी एक्स जो सा है वो u के साथ उसने अपना जो सिस्टम है बनाया, और दूसरी बार d ओवर डी एक्स उसने अपना v के साथ सिस्टम में आ गया। ये तो लीनियर ऑपरेटर बन गया दोबारा। अगर इनको भी मैं आपस में जो कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसी का जब हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ, डी स्क्वायर हो गया एंड डी एक्स स्क्वायर हो गया, u प्लस वी वैसे ही रहा। तो क्या हुआ, ये जो d ओवर डी एक्स स्क्वायर है, एक बार इसने u के साथ ट्रीटमेंट किया है और एक बार उसने v के साथ ट्रीटमेंट किया है। तो दीज आर द लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में हमें पता चल गया है कि लीनियर ऑपरेटर कब ऑपरेट होते हैं, कि जब आपके पास दो फंक्शन आपस में एडअप हो रहे होते हैं। और अगर आप लीनियर ऑपरेटर को यूज करते हो दो फंक्शन में जो आपस में एडअप आ रहे हैं, तो उसके रिजल्ट और वो रिजल्ट जो सेपरेटली फंक्शन पे अगर सेम ऑपरेटर अप्लाई करें तो वो क्या होते हैं, वो आपस में सेम होते हैं। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स आर टेकिंग द स्क्वायर। लीनियर ऑपरेटर में हम स्क्वायर ले सकते हैं, और अगर आप लोग अंडर रूट या लॉग वगैरह लेंगे तो इट विल बी नॉन लीनियर। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो हम बात करते हैं वो हम लोग किसकी करते हैं, वो हम लोग लीनियर ऑपरेटर्स की ही करते हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर हैं, वन इज द लैप्लाशियन ऑपरेटर एंड अदर वन इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये हम देखेंगे पहले कि ये दोनों ऑपरेटर क्या हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे यूज होते हैं, ये जो तमाम बातें हैं ये फिर हम इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, देन ही एंड शी कैन आस्क।
किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैम नॉर्मलाइज वाला बता दें। नॉर्मलाइजेशन वाला बता दें जी। नॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास वेव फंक्शन है, उसका नाम ही बता रहा है कि वो जब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, जो नॉर्मल हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वेव के, उसके हैं। वेव फंक्शन हमें क्या बता रही है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट समवेयर। ठीक है, किसी भी लोकेशन पे जो एक इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो चांस है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ये उसका वेव फंक्शन है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अब क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो वेव फंक्शन है जो नॉर्मली यूज होता है। इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इफ द इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन का क्या मतलब है? देखो ये दो साई है ना, साई एंड साई, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं तो साई स्क्वायर बन जाएगा। इज इट? सो ये जो मेरे पास वेव फंक्शन का स्क्वायर है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं बिटवीन लिमिट के किसी लिमिट के दरमियान, तो उसका आंसर क्या आता है? 1। और ये जो 1 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पार्टिकल शुड बी समवेयर, कहीं ना कहीं पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। अगर आप घर में कहीं किसी जगह प्रेजेंट है, तो वहां पे जो आपका, अगर कहा जाए कि भाई, अगर फर्ज कर लें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन है और हमारे साथ कोई वेव फंक्शन, जो वेव है और वेव फंक्शन है, तो हम अगर घर के अंदर मौजूद हैं तो वहां पे हमारी जो वेव फंक्शन है वो क्या आएगी? विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 1, कि हम यहाँ पे मौजूद है। ये बात तो हमने पहले भी देखी थी कि अगर 100% प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी जगह पे, तो वहां पे अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, तो वहां पे उसको हम किससे डोनेट करते हैं? 1 से। 1 रिप्रेजेंट ही इसको करता है कि इलेक्ट्रॉन और द पार्टिकल शुड बी समवेयर। अब इसको हम किसी भी तरीके से आगे फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डी एक्स लिखा है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को। ठीक है, यानी कि किसी न किसी पोजीशन पे तो मौजूद है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह दूं कि किसी एक लम्हे में कहाँ पे है, तो आप उसको डी टी लिख देंगे। अगर इसी तरह आपको पहले कहा था ना कि हम लोग जो डायनामिक रिलेशन है क्वांटम में, वो क्या होते हैं? हमारे पास मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, पोजीशन होती है। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डायनामिक वेरिएबल है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो क्या है? या तो हमारे पास पोजीशन होती है, या मोमेंटम होती है, या एनर्जी होती है। तो इन तीनों के लिहाज से जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ना, उनको लिखा जाता है, एंड देयर वैल्यूज शुड बी 1। उसका क्या मतलब होगा? कि उस पार्टिकल की कहीं ना कहीं तो पर्टिकुलर कोई पोजीशन है, उसके पास पर्टिकुलर एनर्जी भी है और उसका पर्टिकुलर मोमेंटम भी है। अगर ये वैल्यू 0 होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। तो वहां पे उसका क्या मतलब होता है? कि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि यहाँ पे चांस ही है कि है या नहीं है। ठीक है मैम ये ग्रुप में भेज देना, व्हाट्सएप ग्रुप, क्या चीज? लेक्चर। हाँ जी, जाहिर सी बात है, भेज दिया जाएगा। डोंट यू वरी, वो तो आपको भेज ही देंगे। ये लेक्चर जोन सा है, इसके अंदर ही जो ऑपरेटर्स वगैरह आगे ही डिस्कस हुए हैं, तो जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, वहाँ पे फिर हम लोग ऑपरेटर उसमें डिस्कस कर लेंगे।